ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदमय जीवन चैनल की एक और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक यात्रा में, जहां हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को छू जाने वाली सीख होती है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी अनसुनी कहानी, एक किसान की बेटी जिसने अपने बुद्धि, धैर्य और आत्मसम्मान से न केवल राज दरबार को हिला दिया बल्कि यह भी दिखा दिया कि सच्चा सम्मान पद और दौलत से नहीं, सोच और चरित्र से पाया जाता है। दोस्तों, यह है बिंदिया की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें सिखाती है कि यदि इरादे मजबूत हों तो किस्मत भी घुटनों पर आ सकती है। बहुत पुराने समय की बात है कि जब राजा सिर्फ ताश से नहीं, अक्ल से भी परखे जाते थे, और जब किसी गांव की मिट्टी में भी हीरे जैसी बुद्धिमान बेटियों का जन्म होता था। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही लड़की की कहानी, जिसने अपने चतुर दिमाग से न केवल राजा को चौंका दिया बल्कि पूरे राज्य को यह सिखा दिया कि असली रानी वो नहीं होती जो तख्त पर बैठे, बल्कि वो होती है जो हर कसौटी पर खरी उतरे। यह है बिंदिया की अनोखी दास्तान, एक किसान की बेटी जो बनी एक चतुर रानी। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था जो बड़ा ही भोला भाला और सीधा साधा था। उस किसान की एक खूबसूरत बेटी थी जो बड़ी ही चालाक थी, और उसका नाम था बिंदिया। एक दिन किसान अपने खेत की गुड़ाई कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से जाकर के टकरा गई। किसान को समझ नहीं आया कि वह कौन सी चीज हो सकती है। किसान ने उस चीज को उठाया, अच्छी तरह से साफ किया, झाड़ा पोछा, तो समझ में आया कि यह ठोस चीज सोने की बनी एक ओखली है। किसान बड़ा ही सीधा साधा व्यक्ति था और साथ ही राजा का परम भक्त भी था। किसान ने सोचा कि ऐसी कीमती चीज तो बस राजा के राजमहल में होनी चाहिए, भला इसका मेरी झोपड़ी में कौन काम है। मैं यह राजा साहब को भेंट कर दूंगा, शायद राजा यदि खुश हो जाए तो बदले में मुझे बहुत सारा धन दे दे। ओखल को लिए जब वह अपने घर पर लौटा तो सबसे पहले उसे उसकी बेटी बिंदिया दिखाई पड़ी। किसान ने उससे सारा हाल कह सुनाया कि वह राजदरबार में क्यों जा रहा है, और वह ओखल भी दिखाई दी। पिता की बात सुनते ही बिंदिया कहने लगी कि पिताजी, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। इसमें कोई शंका नहीं है कि यह ओखल बहुत ही खूबसूरत है, पर अमीर लोग जो होते हैं बहुत ही संकाल प्रवृत्ति के होते हैं। राजा इसमें जरूर कोई ना कोई कमी जरूर निकालेगा, और हो सकता है कि आप धन पाने के चक्कर में जा रहे हैं तो आपको लेने के देने पड़ जाए। जरा बताओ तो इसमें क्या खोट है। किसान ने चिढ़ते हुए अपनी बेटी से पूछा, भला इतनी खूबसूरत ओखल में राजा साहब क्या कमी ढूंढ पाएंगे। बिंदिया कहने लगी कि देखो पिताजी, महाराज जरूर कहेंगे कि देखने में तो बड़ी कमाल की खूबसूरत चीज है। ओखली पर बताओ ये मूर्ख इंसान किधर गया इसका मूसल। किसान ने अपने कंधे उचकाए और कहा कि हमारा राजा ऐसा कभी नहीं बोलेगा। अरे तुम क्या राजा को अपनी तरह मूर्ख समझती हो। ऐसा कह करके किसान ने ओखली को एक थैले में डाला और चल पड़ा राजमहल की तरफ। राजमहल में पहुंच करके पहरेदारों ने जब उस किसान को रोका, लेकिन जब उसने राजा को उपहार देने की बात कही तो उसे राजदरबार में पहुंचा दिया गया। दरबार में किसान ने राजा से कहा कि अन्नदाता, मुझे अपने खेत में गुड़ाई करते समय यह सोने की ओखली मिली है, और मेरा मानना है कि ऐसी सुंदर चीज आपके राजमहल में ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैं आपको यह भेंट करना चाहता हूँ। आप मना मत कीजिएगा। राजा ने ओखली हाथ में पकड़ी, फिर अपना सिर खुजाते हुए कहने लगा कि देखने में तो कमाल खूबसूरत बड़ी है यह ओखल, पर बताओ यह किसान किधर गया इसका मूसल। हूबहू बिंदिया के ही शब्द राजा ने दोहरा दिए। बस किसान को मूर्ख इंसान नहीं कहा, क्योंकि राजा की भाषा में एक मर्यादा होती है। किसान अपने पर काबू नहीं रख सका। अपने माथे पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, हे भगवान, बिल्कुल वही शब्द उसने भी तो यही कहा था। किसने यही कहा था। राजा ने बड़ी उत्सुकता दिखाई। गलती माफ करें अन्नदाता, किसान कहने लगा कि मेरी बेटी बिंदिया ने कहा था कि राजा साहब ऐसा ही कहेंगे। आपने एकदम वही कहा है। मैंने तो उसकी एक बात को कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया था। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है। राजा ने कहा, मैं उसे परखना चाहता हूं कि आखिर वह कितनी चतुर है। फिर राजा ने मुट्ठी भर कपास की पुड़िया मंगवाई और उसे किसान को देते हुए कहने लगा कि यह कपास अपनी बेटी को जाकर के दे देना, और उससे कहना कि मेरे पूरे सैनिकों की टुकड़ी के लिए इस कपास से कमीज बुन करके और सूत काट करके और सिल करके भेज दे। सारी कमीजें जल्दी से जल्दी पूरी फौज के लिए तैयार हो जानी चाहिए। इतना सुन करके किसान को काटो तो खून नहीं, पर वह करता भी तो क्या करता। राजा से बहस तो कर नहीं सकता था, सो उसने चुपचाप कपास की पुड़िया उठाई, राजा को नमस्कार किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। ओखली के बदले किसी उपहार की आशा तो बेकार ही थी, सजा नहीं मिली यही बहुत बड़ी बात थी। गिरते पड़ते किसी तरह किसान अपने घर जाकर के पहुंचा।
और अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी बिंदिया, तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं। ऐसा कह करके उसने कपास की पुड़िया अपनी बेटी को पकड़ा दी और उसे सारी बात बता दी जो राजा ने कहा था। पिताजी, आप तो बेवजह ही घबरा जाते हैं, थोड़ा मुझे सोचने तो दो कि मुझे करना क्या है। बिंदिया ने कपास की पुड़िया ली और उससे कपास निकाल करके पटक पटक करके झाड़ने लगी। कपास चाहे कितनी भी कुशलता से साफ की जाए, पर बीज अलग करना बड़ी मुश्किल का काम होता है। एक आध बीज बिलौला में छूट ही जाता है। इस समय भी कपास में से 2 बीज नीचे गिर पड़े। बिंदिया ने उन दोनों बीजों को उठा लिया और अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, आप सीधे महल जाइए और राजा से मेरा संदेश कहिए, मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। बस मुश्किल यह है कि मेरे पास चरखा नहीं है, मैं सूत कैसे काटूंगी और कपड़ा कैसे बुनूंगी। इन बीजों के खोल से वह चरखा और करघा बनवा करके मुझको भेज दे। जैसे ही वे दोनों चीज बनवा देंगे, मैं उनका काम बड़ी आसानी के साथ कर दूंगी। सारी सेना के लिए कमीज बना करके दूंगी। इतना कह करके उसने दोनों बिनौले अपने पिताजी को पकड़ा दिए। बेचारे किसान की राजदरबार में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर बिंदिया तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गई हो। झक मार करके वह राजदरबार में पहुंचा। किसान की बातें और बिंदिया की मांग जान करके राजा की समझ में आ गया कि बिंदिया बहुत ही चालाक और बुद्धिमान लड़की है। उसने किसान से कहा कि तुम्हारी बेटी तो बहुत चतुर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे तुम राजमहल लेकर के आओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। पर एक बात याद रखना, जब वह राजमहल में आए तो न तो कपड़े पहन करके आए और न ही बिना कपड़ों के आए, और न ही वह भूखी आए और न ही भरे पेट आए, और न तो घोड़े से आए और न ही किसी सवारी से, और न ही पैदल चल करके आए। न वह दिन में आए और न रात में आए। अब अगर वह इन शर्तों को पूरा किए बिना राजमहल में आई तो याद रखना, मैं तुम दोनों बाप बेटी का सिर कलम करवा दूंगा। मेरी आज्ञा का हर हाल में पालन होना चाहिए। किसान बेचारा बड़े टूटे मन से अपने घर लौटा। मौत उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। जब बिंदिया ने पूरी बातें सुनी तो वह बड़ी बेफिक्री से कहने लगी कि पिताजी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस मेरे लिए एक मछली पकड़ने का जाल ले आइए। अगले दिन बिंदिया जो थी सुबह ही उठ गई। उसने अपने को जाल में लपेट लिया और हर प्रकार से न तो वह नंगी रही और न ही उसने कपड़े पहने। 2 मुट्ठी चबेना लिया और उसे खा लिया। इस तरह से न उसका पेट भरा और न वह भूखी रही। एक बकरी को बाड़े से निकाला और उसी की पीठ पर एक गद्दी रख करके उस पर बैठ गई। इस तरह से बैठी कि एक पैर जमीन में लगा रहे और एक पैर ऊपर उठा रहे। इस प्रकार से न तो वह सवारी से थी और न ही किसी घोड़े पर सवार थी और न ही पैदल जा रही थी। इस रूप में वह शाम के समय राजमहल जाकर के पहुंच गई, जब न दिन था और न ही रात की ढली थी। महल के पहरेदारों ने उसे पागल समझ करके रोकना चाहा, पर जब उन्हें मालूम हुआ कि यह राजा के हुक्म से ही इस तरह से आई है तो उसे तुरंत भीतर पहुंचा दिया गया। राजा के सम्मुख पहुंच करके बिंदिया कहने लगी कि महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। बिंदिया को देखते ही राजा बड़ी जोर से हंस पड़ा और बोले कि चतुर बिंदिया, तुम तो बिल्कुल वैसी ही लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। बस एक शर्त तुमको माननी होगी कि तुम राज्य के मामलों में कभी दखल नहीं दोगी। बोलो, क्या तुम्हें शर्तियां मंजूर है? राजा समझ गया था कि बिंदिया उससे अधिक सयानी है, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी कि बिंदिया ने कहा कि यह बात तो मैं अपने पिता से पूछ करके ही बताऊंगी। मैं खुद ही हाँ नहीं कर सकती, आखिर मेरे पिता हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। इतना कह करके बिंदिया घर की तरफ अपने चल दी और घर पहुंच करके सारी बात अपने पिता को बता दी। जब अनुभवी किसान पिता ने यह खबर सुनी तो कहने लगा, यदि राजा की इच्छा तुमसे शादी करने की है तो तुम उसका विरोध तो कर नहीं सकती, आखिर वह राजा जो है। लेकिन तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो आदमी मनचाहा तुरंत पाना चाहता है वह अनचाहा होने पर तुरंत छोड़ना भी चाहेगा। इसलिए तुम अपनी यहाँ की चीजों को जैसे का तैसा रहने दो। न जाने कब तुम्हें उन्हें नापसंद हो जाओ और तुम्हें लौट करके यहीं आना पड़ेगा। बिंदिया भी बहुत कम उम्र की थी, सो उसने अपने पिता की बातों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। राजा से शादी की हामी भर दी। बहुत जल्दी ही पूरे राज्य में विवाह की धूमधाम मच गई। दूर दूर से लोग शाही शादी की रौनक देखने के लिए आने लगे। सारी सराय भर गई। बहुत से लोगों को सड़कों के किनारे भी सोना पड़ा। एक किसान अपनी गर्भवती गाय को लेकर के उन्हीं दिनों बेचने की इच्छा से राजधानी पहुंचा था। उसे किसी सराय में जगह नहीं मिली तो एक सराय मालिक को उस पर दया आ गई, तो उसने अपने घर के पास बने एक छप्पर में गाय को रात भर रखने की इजाजत दे दी। अब किसान ने अपनी गाय को गले की रस्सी पास खड़ी एक गाड़ी के पहिए से बांध दिया। भगवान की माया, सुबह सबने देखा कि गाय ने रात में एक बछड़ी को जन्म दिया था।
जो लुढ़क करके गाड़ी के नीचे चला गया था। गाय का जो मालिक था बड़ा खुश था। उसने अपनी गाय और बछड़े को संभाला और वापस घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी गाड़ी का मालिक वहां आकर के पहुंच गया और कड़कते हुए कहने लगा, खबरदार, जो बछड़े को ले जाने की कोशिश की तो कल रात तुमने मेरी गाड़ी के पहिए से गाय बांधी थी, वह तुम्हारी है, पर बछड़ा मेरी गाड़ी के नीचे था या मेरा है? पर बछड़ा तो गाय के पेट से बाहर आया है। गाय मेरी है तो बच्चा भी मेरा है। गाय का मालिक कहने लगा, तुमने गाय मेरे पहिए से बांधी थी, सो गाय तुम्हारी है। गाय खोल लो और यह बच्चा मेरी गाड़ी के नीचे मिला है तो यह मेरा है। बात तोल पकड़ने लगी, बड़ी कर्री बहस होने लगी। गाली गलौज बढ़ते हुए हाथों पाई पर आ गई। फिर लाठी डंडे तक बात पहुंच गई। शोर शराबे से वहां राजा का जो संतरी था वह पहुंच गए। सो दोनों दावेदारों की राज दरबार में न्याय के लिए पेश कर दिया गया। उस राज्य का नियम कुछ समय पहले ऐसा था कि राजा रानी मिल करके न्याय करते थे, लेकिन अब जब बिंदिया से राजा का विवाह हो गया तब राजा की शर्त के कारण बिंदिया को दरबार में के मामलों में बोलने की मनाही हो गई थी। सो इन दिनों किसानों का मामला राजा के सामने पेश हुआ। दोनों पक्षों की बात सुन करके राजा ने निर्णय दिया, बछड़ा तो गाड़ी वाले का ही है क्योंकि वह गाड़ी के नीचे था और बछड़ा इसी गाय का है। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। राजा के इस फैसले से गाय का मालिक किसान जो था बहुत दुख हुआ और निराश हुआ। बेचारा करता भी क्या, राजा का अंतिम निर्णय यही था। गाय के मालिक की निराशा और उसके दुख से सराय वाले को उस पर दया आ गई। उसने उसे रानी के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि पहले रानियां तो दरबार में आया ही करती थीं। किसान राजमहल पहुंचा और वहां के दरबान को अपनी पूरी कहानी सुना करके कहने लगा, भाई मैं बड़ा दुखी आदमी हूं, आप किसी तरह से मेरी भेंट रानी से करवा दीजिए। दरबान कहने लगा कि मैं मजदूर हूं भाई, राजा साहब ने किसी भी फरियादी को रानी से मिलने की सख्त मनाही कर दी है। मरता क्या न करता, किसान ने चोरी चोरी महल के आसपास चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसे एक बगीचे में रानी चहलकदमी करती हुई दिखाई पड़ गई। फिर क्या था, बगीचे की बाढ़ को फांद करके गाय वाला अंदर पहुंच गया। रानी के आगे गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, अन्याय की कहानी कह सुनाई सारी। बिंदिया ने थोड़ी देर विचार किया, फिर कहने लगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल महाराज शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। वह एक ऐसी जगह जाएंगे जहां एक तालाब इस मौसम में हमेशा सूखा रहता है। सो तुम अपने साथ एक जाल और एक बंसी लेकर के वहां पर चले जाना। जब राजा साहब दिखाई पड़े तो ऐसा अभिनय करना कि मानो तुम मछलियां पकड़ रहे हो। महाराज तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो। तब तुम उनसे कहना कि यदि गाड़ी ही बछड़ा पैदा कर सकती है तो क्या सूखे तालाब में मछलियां नहीं मिल सकती हैं। अगले दिन वह गाय का मालिक एक जाल और बंसी लेकर के पहुंच गया तालाब पर। सारी घटना वैसी ही घटी जैसी कि रानी बिंदिया ने बताया था। उस गाय वाले को जैसा कहा था वैसे ही सारी घटनाएं घटती गई। गाय वाले का उत्तर सुन करके राजा जोर से बोला, तुम किसकी बोली बोल रहे हो? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। सच सच बताओ, क्या तुम रानी से मिले थे? अब गाय वाला इनकार न कर सका। उसने तुरंत मान लिया कि ऐसा करने की सलाह उसे रानी से ही मिली थी। राजा ने तुरंत नया फैसला सुनाया और बछड़ा गाय के मालिक को दिलवा दिया। महल लौटते ही उन्होंने बिंदिया को बुलवाया और उससे बोले, मैंने शादी के समय जो तुमसे शर्त रखी थी तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने मेरे किए फैसले का विरोध किया है और तुम्हें राजकाज के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। अब इस राजमहल से जो भी तुम ले जाना चाहो, जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, वह ले जा सकती हो और रात होने से पहले अपने गांव वापस चली जाओ। एक किसान की बेटी की तरह ही अपनी पूरी जिंदगी बिताओ। बिंदिया ने सिर झुका करके जवाब दिया, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा महाराज। बस आपसे एक विनती है कि शाम के समय मुझे जाने के लिए न कहें। घर की लक्ष्मी को शाम के समय घर से निकालने पर आपकी प्रजा और आपकी बड़ी बदनामी होगी। ठीक है, राजा ने कहा, आज रात हम आखिरी बार एक साथ खाना खाएंगे, कल सुबह तुम चली जाना। अब चतुर बिंदिया रसोई में गई और रसोइयों को तुरंत बुला करके तला भुना स्वादिष्ट और गरिष्ठ व्यंजन बनाने के लिए कह दिया। भोजन के साथ पीने के लिए स्वादिष्ट और कीमती मदिरा भी निकलवाई। स्वादिष्ट भोजन खाया भी अधिक जाता है और उसके बाद आलस्य भी अधिक आता है। राजा के मन में कुछ खिन्नता तो पहले से थी, सो मदिरा भी अधिक पी लिया। परिणाम यह हुआ कि खाना समाप्त होते होते आलस्य और निद्रा में ऐसे डूबे कि अपनी कुर्सी पर ही सो गए। रानी बिंदिया ने सेवकों को आज्ञा दी, महाराज को कुर्सी सहित उठाएं और बिना नानुकर किए जैसा कहा जाए वैसा ही करते चले, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। वह महल से निकली और राजधानी के रास्तों से होती हुई देर रात अपने घर जाकर के पहुंच गई। घर पहुंच करके उसने आवाज लगाई, पिताजी दरवाजा खोलिए, आपकी बेटी आई है।
बेटी की आवाज़ सुनकर के वृद्ध पिता दौड़ करके दरवाजे के पास पहुंचे और बोले, इतनी रात हो आई है बिटिया, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा कमरा वैसे का वैसा ही पड़ा है, आओ बेटी। पिताजी ने जल्दी से दरवाजा खोला। बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, बिंदिया कहने लगी। किसान ने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि नौकर राजा साहब को कुर्सी के साथ लिए खड़ा है। पिता कुछ पूछते उससे पहले ही बिंदिया राजा जी को लेकर के अपने कमरे में चली गई और जूते उतरवा करके उन्हें बिस्तर पर लिटवा दिया। सेवक को वापस भेज करके वह खुद राजा की बगल में जाकर के लेट गई। कुछ देर के बाद राजा की जब नींद खुली, शायद बिस्तर महल के बिस्तर जितना नरम और मुलायम नहीं था। राजा ने जब करवट बदली तो उन्होंने अपनी पत्नी को बगल में लेटा देखा तो कहने लगे, बिंदिया मैंने तुम्हें गांव जाने के लिए कहा था, तुम गई क्यों नहीं? जी हाँ महाराज, लेकिन अभी सुबह नहीं हुई है, आप सो जाइए, बिंदिया ने उत्तर दिया। राजा फिर सो गया। सुबह उसकी नींद मुर्गे की बांग और बकरियों की मिमियाहट से खुली। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। शून की नींद तुरंत ही भाग गई। वह उठ करके बैठे और रानी से कहने लगे, बिंदिया आखिर मैं कहाँ हूँ? बिंदिया कहने लगी, महाराज आप ही ने तो कहा था कि जो वस्तु तुम्हें महल में सबसे अधिक प्रिय हो वह तुम अपने साथ ले जा सकती हो, तो मैं आपको लेकर के सुबह सुबह अपने घर पर आ गई हूँ, क्योंकि महल में मेरे सबसे प्रिय आप ही हैं। अब मैं आपके साथ यहीं रहूंगी। राजा दिल खोल करके हंसने लगा और बिंदिया को गले से लगा लिया और बिंदिया से माफी मांग करके राजा बिंदिया को लेकर के महल आ गए। फिर राजा चतुर बिंदिया को हर दिन अपने साथ दरबार में न्याय के लिए ले जाने लगे और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों साथियों, यह थी बिंदिया की कहानी, जहां साधारणता में छुपी थी असाधारणता। एक किसान की बेटी जिसने हमें सिखाया कि जीवन में अगर ज्ञान, धैर्य और आत्मसम्मान साथ हो तो बड़े से बड़ा सिंहासन भी आपके चरणों में झुक सकता है। दोस्तों अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आनंदमय जीवन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक दीप होती है जो आपके अंतर मन को रोशन करती है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक आनंदमय कथा के साथ। तब तक याद रखिए, बुद्धि, भक्ति और आत्मबल से ही बनता है एक सचमुच का आनंदमय जीवन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।